slow and steady wins the race. अच्छा, यहाँ पर जो आपको बताऊं कि ये पेपर के अंदर ये वाला मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, इसके अंदर जो था ये वाला वेन जो था ना, इसके अंदर एस का मतलब आपने याद रखना है कि एस एस को जो है ना वो हटा देता है, ये मतलब है उसको एस की जगह वेन की जगह वन लिख देगा, इसके अंदर वो तब्दीली करता है। ठीक है, खैर इसका मतलब क्या होता है स्लो स्टडी वेन द राग? इसका मतलब है कि सज पक्के सो मीठा हो। पक्के सो मीठा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनाब जो आदमी मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी भी काम को करता रहता है ना, तहमुल मिजाजी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो वो उसमें जरूर कामयाब होता है। ठीक है, ये जो कछुए और खरगोश वाली कहानी है कि स्लो स्पीडी वेन द रेस, क्योंकि जनाब कछुआ जो है वो चलता रहा और जो गरूर और घमंड में आके जनाब जो खरगोश था वो सो गया था, इसलिए वो जनाब मतलब उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, जिसकी वजह से वो रह गया था। आगे देखें। ओल्ड बर्ड्स, ओल्ड बर्ड्स, अच्छा जी, ओल्ड बर्ड्स आर नॉट old birds are not caught with chaff, CHASS। ठीक, इसका मतलब जनाब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब के जो इसका बल्कि उर्दू में लिख लें, सियाना कवा दाव में नहीं आता। सियाना कवा दाव में नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनाब कि जो एक समझदार आदमी होता है ना, वो कभी भी किसी काम में नहीं फंसता, क्या वो गलत हो या अच्छा हो या जिस तरह भी हो, वो किसी भी सूरत में जनाब वाला किसी के हाथ नहीं चलता, सियाना होता है। इसलिए वो कहता है जी ओल्ड बर्ड जो होता है, जो एक तजर्बाकार बंदा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अच्छा, जो क्लास है वो हमारी रिकॉर्ड हो रही है इंशाल्लाह ताला। बाकी क्लासेस जितनी पीछे थी रह गई थी उनको भी हम मतलब है कि आज इंशाल्लाह ताला वो कंप्रेस हो गई हैं, उसको भी हम चढ़ा देंगे, तो आप इसकी टेंशन ना लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब सपेंड एंड गॉड विल सेंड। सपेंड एंड गॉड विल सेंड, इसका मतलब क्या है जनाब? शक्कर खोरे को खुदा शक्कर ही शक्कर ही देता है। ठीक है, शक्कर खोरे को खुदा शक्कर ही देता है। मतलब यह है कि जनाब अल्लाह ताला की राह में जितना आप खर्च करोगे, अल्लाह ताला उसके मतलब है कि बदले में 10 गुना ज्यादा देता है। ऐसे होता है ना, मतलब एक चीज खर्च करोगे, 1 रुपया खर्च करोगे तो 10 गुना आपको ज्यादा मिलता है। ए फेयर ए फेयर फेस में हाइड ए फेयर फेस में हाइड ए फूल हार्ट।
ए फेयर फेस में हाइड ए फूल हार्ट। का मतलब क्या है? शक्ल शक्ल मोमना शक्ल मोमना करतूत काफरा। ठीक है, शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। ठीक है, तो ये जनाब आपको समझ आ ही गया होगा, मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है कि जितने भी लोग जो है बहुत ज्यादा शरीफ बनते हैं, या मतलब है कि आपको पता है आजकल तो इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं जो मस्जिद में लोग बैठे हैं। आगे देखें। ही इज नॉट लॉस्ट ही इज नॉट लॉस्ट हु कम्स एट लास्ट। ठीक है, ही ही इज नॉट लॉस्ट, LOST, वो उसने खोया नहीं है। हु कम्स एट लास्ट, जो आखिर में है। इसका मतलब क्या है? सुबह का भोला, सुबह का भोला अपना चैट के ऊपर जोर न दे, इधर तवज्जो रखें। अगर आपने डिस्कशन ही करनी है तो फिर मैं एक डिस्कशन ग्रुप बना देता हूँ। अच्छा जी, सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो इससे भोला नहीं कहते। इसका मतलब असल में पता है क्या होता है कि मतलब ये है कि जनाब सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो इसे भोला नहीं कहते। एक्चुअली एक मिसाल ये बनी हुई है, सरेक की भी मिसाल है, वैसे अगर आपको समझ ना आए तो मैं उर्दू में बताऊंगा कि जिसके घर के दाने, ठीक है, जिसके घर के दाने उसके कमले भी सियाने। सुनो मेरा आपने, मतलब यह है कि जनाब अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, चाहे आप बंदे जैसे भी हों वो सारे सियाने होते हैं। एक बंदा जनाब अक्लमंद होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता, तो इसलिए जनाब वो वाला बंदा क्या होता है, उसकी कोई नहीं सुनता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जिनके घर के दाने उन्होंने कमले भी सियाने। आगे चलें, आखिरी आखिरी लिखेंगे। सोसाइटी, MOULDS, मोल्ड्स मैन। इसका मतलब क्या होता है जनाब? इसका मतलब होता है सोबत इंसान को बनाती है। इसका मतलब जनाब यह है कि सोबत इंसान को बनाती है। भाई अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छा ही करो। अगर आपके घर में जो है आपके वालिद सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो उसका जो बेटा होगा वो भी उनको देख के जाएगा। ठीक है, अगर आपकी आदत है जनाब कि आपने रात के टाइम जो है 5-5 घंटे जो है वो फिल्में देखनी है, मूवी देखनी है, उसके बाद सुबह 11 बजे उठना, तो बच्चे भी ऐसे ही करें। इसके अलावा माहौल होता है, लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो वहाँ भी जो सोसाइटी होती है, अगर अच्छी मिलेगी सोसाइटी तो आप अच्छा आप करेंगे, अगर आपको सोसाइटी बुरी मिलेगी तो आप भी ऐसा करें। ठीक है, अच्छा जनाब आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट मिल गया, ओके हो गया। किसी को जनाब इसकी समझ नहीं है तो बता सकते हैं, एनीवन? आप में से किसी को इसकी समझ नहीं आई तो बता सकते हैं। तो शक्ल मोमना वाली बता दें, शक्ल मोमना आपका तो। शक्ल मुमना करतूत काफरा। मतलब आपने देखा होगा, आपने देखा है कि मौलवी साहब ने सलाम स्टूडेंट के साथ, तालबा के साथ ज्यादती की। सुनो वे, अक्सर खबर में सुनते हैं। हकीकत में वो क्या होता है कि उनकी जो शक्ल है वो तो मोमन वाली है, उन्होंने पगड़ी भी रखी हुई है, नमाज भी पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादती मस्जिद के अंदर ही कर रहे हैं। तो काफिर भी तो ऐसे ही है, मतलब गैर मुस्लिम जो होते हैं उनको तो तमीज नहीं होती ना कि मतलब इस्लाम के दायरे में क्या है या नहीं है। जो हम मतलब मुसलमान है, हमें तो सारी बातों का पता होता है, तो हम उसकी लिमिट क्रॉस नहीं करते।
وہ کہتے ہیں شکل مومنوں والی ہے لیکن کرتوت کافروں والی ہے۔ اس کا مطلب کیا بنے گا جناب کہ فیئر فیس میں ہائٹ جو اصل چہرہ ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب۔ میتھ کا جناب کوئی بھی ایک سوال لکھیں گے اینی ون، وہ میں چیک کر رہا ہوں کہ کون سے لکھا جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اگر آپ میتھ کے جو انیشیل کوشچن ہیں جو بہت ایزی ہوتے ہیں اگر وہ بھی آپ ٹیسٹ میں ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں اب تو آپ لوگوں کو آنا شروع ہو گئے ہیں نا؟ جی سر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جو ایزی ایزی ہے نا وہ دینا شروع کر دیں ٹیسٹ میں۔ اچھا جی آگے دیکھیں جناب، 12 مین، نہیں جو ہم پڑھائیں گے نا مطلب ادھر سمجھائیں گے نا وہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ 12 مین بلڈ اے ہاؤس in 24 days. How much time will it will take 8 men to do this work? وہ کہتے ہیں جناب 12 بندے ایک گھر کو کمپلیٹ کرتے ہیں 24 دن میں، تو بندے کم کر دیے گئے 8، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال جناب کون سا بنے گا یہ ہم اب دیکھتے ہیں۔ ادھر لکھیں مین اور ادھر لکھیں ڈیز۔ 12 بندے ایک گھر کو کمپلیٹ کریں گے کتنے دن میں؟ 24 دن میں۔ 8 بندے جناب کتنے دن میں کمپلیٹ کریں گے؟ تو یہاں سب سے پہلے ہم برابر کا نشان لگائیں گے، تو یہ ہمارے پاس ایز ڈیفالٹ X24 پہ آ جائے گا۔ ہاں جی آپ بتائیں جناب 12/8 آئے گا یا 8/12 آئے گا؟ 8/12 بندے جو ہیں جی دیکھیں جناب 12 بندے ایک کام کو کرتے ہیں 24 دن میں، ٹھیک ہے؟ اگر 12 بندے 24 دن میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بندے تو کم کر دیے گئے ہیں، ایک چیز کام ہو رہی ہے۔ اس سائڈ پہ یہ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں جی آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں، ارے انڈائریکٹ ہے، ڈیز بڑھ جائیں گے سر، بڑھ جائیں گے۔ آپ کا گھر 12 بندے بنا رہے ہیں اور 12 بندے 24 دن میں بنا رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں جناب یہ جو 12 بندے ہیں نا ان میں سے 4 کام کر دو، اب بتائیں جناب دن زیادہ نہیں لگیں گے؟ ٹھیک ہے؟ ایک کمرہ آپ نے بنوانا ہے گھر کا، ایک گھر کا کمرہ بنوانا ہے، اس کے لیے آپ کو 12 بندے دیں، لیکن 12 بندے جناب والا 10 دن لگاتے ہیں، لیکن بندے کم کر دیتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب دن بڑھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا کیا ہوگا، ایک چیز تو ہو رہی ہے جناب کم، تو دوسری کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ کون سا ریلیشن ہے، یہ ہمارے پاس ہے انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ کے لیے ہم لائن اوپر لگاتے ہیں، تو کیا جائے گا جناب 12/8، ٹھیک؟ اس لیے جناب ہم 24 کو دونوں سائڈ پہ ملٹیپلائی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ 8 ایکم 8 اور 8 تیوں 24، یہ 24 سے کینسل ہو جائے گا، یہ ایکس بچ جائے گا یہاں پر، کو 12 تیوں 36، اس کا مطلب ہے 36 دن چاہیے جناب۔ ہاں جناب اس سوال کی کسی بندے کو سمجھ آئے تو بتا سکتا ہے، اینی ون؟ کسی بھی بندے کو اس سوال کی سمجھ نہیں ہے تو بتا سکتا ہے۔ سوال ایک چھوٹا سا اور بھی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے 4 - 4 بریکٹ بند 20 + 5 کس کے ایکول ہوگا؟ از اکول ٹو +5 کے ایکول ہوگا۔ ہاں جی سب سے پہلے ہم بریکٹ کو ختم کریں گے، سب سے پہلے کس کو ختم کریں گے؟ بریکٹ کو ختم کریں گے۔ بریکٹ کو ختم کریں گے دیکھیں جناب یہ تو ہو جائے گی 0، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی علامت موجود نہیں ہے، جب کوئی علامت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضرب، تو ضرب 20 + 5، تو یہ جناب 0 × 20 + 5، تو یہ تو ہو جائے گا 0 + 5 = 5۔
ओके जनाब, समझ आ गई बात की? अच्छा जी, एक जनाब हमारे पास आखिरी सवाल यहाँ पे कर रहे हैं। 7, 14 दरमियान में कुछ नहीं है और आखिर में 23 है। बताएं जनाब इसके दरमियान में क्या आएगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये जनाब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सबसे पहले जनाब हमारे पास राबिया दोबारा बनाइएगा ये, क्योंकि मैं अभी जो है इसके ऊपर बना रहा हूँ, आखिरी सवाल कर रहा हूँ। बताएं जनाब 7, 14, 22 और 23 इसमें क्या दरमियान में क्या आएगा और कैसे आएगा? 21 आएगा। और कोई बंदा बताए? 20 आएगा सर। ठीक है, और कोई बताए? अच्छा जनाब, इसमें हम क्या करेंगे, फर्क देखेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? 7 का फर्क है। ठीक, यहाँ पर जो है हमारे पास हमें नहीं समझ आ रही क्या चीज है, लेकिन इसका फर्क कितना है? इसका जो फर्क है वो है जनाब आपस में 1 का। तो इसका मतलब है इनका जो फर्क है ना, वो कोई सिंगल मतलब है कि सिंगल नहीं है, ये डबल सीरीज को हम चेक करते हैं कि सिंगल सीरीज का सवाल बन नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, इसका मुवाजना करेंगे इसके साथ, इसका मुवाजना करेंगे इसके साथ और फिर इसका मुवाजना करेंगे इसके साथ। ठीक है, देखें जनाब 7 को इसके साथ मुवाजना जब हमने किया है तो इसका मतलब है यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, आगे देखें 14 और 22 में कितना फर्क है जनाब? 14 और 22 में कितना फर्क है? और 8 का सर। 8 का फर्क है। ठीक हो गया, 8 का फर्क है जनाब। तो इसका मतलब है कि अगर हम जनाब, यार मेरे ख्याल में सवाल ही गलत दिया था। अच्छा चलो 8 का फर्क है, 8 का फर्क है। और इसका मतलब है अगर हम यहाँ जनाब 8 जमा करते हैं, 7 और 8 15, 15 के अंदर 8 जमा करते हैं तो 23 बनता है। क्या जवाब आएगा फिर? 15 नहीं आएगा? हाँ जी, समझ आई बात की नहीं आई? देखें जनाब सबके अंदर 8 8 का फर्क आ रहा है आपस में। हाँ जी, सवाल की समझ आई या नहीं आई किसी बंदे को जनाब? इस सवाल जी दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 7, 14 और ये 15 मौजूद ही नहीं था। हमने पहले सिंगल सीरीज चेक किया कि अगर फर्क इनका दरमियान में 7 और 14 के दरमियान फर्क है 7 का, लेकिन 22 और 23 के दरमियान कितना फर्क है? 1 का। इसका मतलब सिंगल सीरीज का सवाल नहीं है। हम करेंगे डबल के साथ। डबल का मतलब यह है कि जनाब जो पहला अदद होगा वो तीसरे के साथ मिलेगा, तीसरे अगले पांचवें के साथ, यानी ओड ओड के साथ और जो इवन होगा वो इवन के साथ। ठीक है, कैसे मैं आपको इसकी और तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको सही समझ आ जाए। नंबरिंग लगाऊं पहले, नंबरिंग हुए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये नंबरिंग में लगा दी। पहले नंबर पे मौजूद है जनाब 7, दूसरे नंबर पे मौजूद है 14, तीसरे नंबर पे खाली है, लेकिन चौथे नंबर पे जनाब 22 मौजूद है और आखिरी नंबर पे 23 है। पहले हमने सिंगल तरीके से चेक किया कि सिंगल सीरीज का सवाल तो नहीं है। सिंगल सीरीज में क्या होता है कि तमाम के दरमियान फर्क एक जैसा होता है। 7 और 14 के दरमियान तो फर्क है 7 का, लेकिन 22 और 23 में 1 का फर्क है। इसका मतलब है ये कोई रोल है, सिंगल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल के साथ चेक करें। डबल में देखें ये एक जो है हमारे पास ओड है, तो ओड ओड के साथ जाएगा, इसे जुफ्त जुफ्त के साथ जाएगा। अब हम कैसे करेंगे जनाब, यहाँ पर तो नंबर ही नहीं है, लेकिन ये नंबर तो मौजूद है ना, ये 14 और 28 तो मौजूद है, यानी कि दूसरा और चौथा तो मौजूद है। 14 और 22 के दरमियान कितना फर्क है? 14 और 22 के दरमियान 8 का फर्क है। ठीक, अगर हम 7 और इस 3 वाले के दरमियान में भी 8 का फर्क रखते हैं, 7 और 8 कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लगा देते हैं? 15 लगा देते हैं। 15 और 8 कितने होते हैं? 23 है। बिल्कुल ठीक बन गया। समझ आ गई बात की? इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि जनाब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो जनाब कितना आ रहा है? वो आ रहा है जनाब 8 8 का, लेकिन ये डबल सीरीज के तहत आ रहा है, सिंगल के सर तहत ये नहीं आ ऊपर रहा। वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देना, ये मैन और डेज वाला, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन मैन हुआ और हूं सर।
वो कहता है जी 12 बंदे 24 दिन में घर को बनाते हैं तो 8 बंदे कितने दिन में बनाएंगे। देखिए 12 बंदे जो है वो तो है जनाब वाला एक घर को बना रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अपना घर बनवा रहे हैं, आपके घर के ऊपर 12 बंदे बना रहे हैं और 12 बंदे उन्होंने बता दिए कि हम आपको 24 दिन में खत्म कर, लेकिन एकदम पता चला कि जनाब एक और घर साथ आप दूसरा बनवाना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो कहते हैं जनाब हम 12 नहीं बल्कि 8 बंदे बने। तो जनाब 8 बंदे जब बनाएंगे तो इसका मतलब दिन तो ज्यादा लगेंगे, बिल्कुल साफ जाहिर बात है। एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, इसका मतलब है जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट के लिए आप तीर का निशान ऊपर लगाते हैं, तो ये तो x/24 आ जाएगा, ये आ जाएगा जिस साइड पे तीर का निशान होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, 12/8 आ जाएगा, तो 24 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 36 आ जाएगा। चलें जनाब हम अपने टॉपिक की जाने पाते हैं। सर ये सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सेकंड ये वाला, अच्छा जी सेकंड क्वेश्चन में ये देखें, ये ब्रैकेट के अंदर 4-4 है, एक 4 प्लस का है एक 4 माइनस का है, तो जवाब 0 हो जाएगा। पहले हम जब भी मतलब सवाल होता है पहले ब्रैकेट खत्म की जाती है, तो ये हो जाएगा 0। ये ब्रैकेट के साथ उसने लिखा 20, इसका मतलब है कि जब कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा 20 से तो जवाब 0 हो जाएगा, और 5 0 + 5 जवाब 5। अंडरस्टैंड? चलें जी आगे चलते हैं हम। हमारे पास 3 टॉपिक हैं, वार ऑफ 1971 और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाब वाला जो रिफॉर्म है वो, और इसके अलावा जनाब हमने ब्रिटिश एजलिस पढ़ना है, इसलिए जनाब आपने थोड़ा सा टाइम जल्दी जल्दी इधर लगाना है। ये 3 सवाल जो मैंने आज कराए ये इंशाल्लाह कल वाले टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। जी हाँ, हेडिंग डालेंगे जनाब वार ऑफ 1971, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जनाब हमारे पास जो काज़िद ऑफ फॉल ऑफ ढाका और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आप लिखेंगे ज्योग्राफिकली डिस्टेंस, नंबर 2 लैंग्वेज इशू, नंबर 3, अच्छा ये मैं लिख रहा हूं ना, मैं आपको जनाब इसके उर्दू में नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको एक बार समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने इसके ऊपर जो है मतलब है वो करना है, ब्रीफ करना है। लैंग्वेज इशू के बाद डेमोक्रेटिक राइट, आपको मेन पॉइंट का पता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट। नंबर नेक्स्ट इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंडियन इन्वॉल्व इंडियन इन्वॉल्वमेंट। नंबर नेक्स्ट BLA रोल, बाली म्यूट रखें। नेक्स्ट इकोनॉमिक राइट, नंबर नेक्स्ट आर्मी ऑपरेशन, आर्मी ऑपरेशन या इसका नाम था जनाब ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट। और ये जनाब कब शुरू हुआ बोला, 26 मार्च 1971 टू 25 मई 1971। सही, रिमशा मंदूर आपका वॉल्यूम म्यूट कर रहा हूं, आप म्यूट रखिए। अच्छा जी
रिदा आप चैटिंग से बाद आ जाएं। आपको पता है जब चैट लोग कर रहे होते हैं ना उस वक्त जूम की जो मतलब ऐप होती है ना वो वर्क छोड़ देती है और उसके बाद बंदे का डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जनाब नेक्स्ट देखें 26 मार्च 1971 और ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है जनाब लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये जनाब मेन काज थी बांग्लादेश बनने की। अब मैं इसको जनाब 1 बाय 1 लिखूंगा, उसके बाद मैं उर्दू में थोड़ा सा नोट भी लिखवा दूंगा, लेकिन आपने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझना, क्योंकि आपके माइंड में बैठना जरूरी है। नोट्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक बात समझ आना है। देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, BLA की एब्रीविएशन लिख दें, BLA की। डोंट वरी, आप अभी तो मैं उनको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। जी जनाब आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये जो है हमारे पास जो पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान था और मगरबी पाकिस्तान था जनाब, उनके दरमियान का डिस्टेंस का आपको पता है कैसे। इंडिया के मगरब में जनाब वेस्ट पाकिस्तान है, इंडिया के मशरक में जनाब वाला ईस्ट पाकिस्तान है। जब तकसीम हुई थी, क्योंकि इंडिया तो ये चाहता ही नहीं था कि जनाब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हो, पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम न हो, बल्कि हम एक ही मुल्क बनाए और एक ही आज़ाद मुल्क बनाए। वो चाहते थे कि जनाब मुसलमान तादाद में बहुत कम है, इनका जब अलहदा वतन बन जाएगा तो इनकी अपनी हुकूमत होगी, इन्हें अपनी मर्जी से रहेंगे, ये तो हमारे अंडर रहने चाहिए। तो इंडिया पहले दिन से ये मतलब है ये वो चाहते थे कि पाकिस्तान कभी भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जनाब मगरब में भी पाकिस्तान मुसलमान ज्यादा थे और मशरक में भी ज्यादा थे, इसलिए बंगाल और पंजाब की तकसीम हुई है। जस्ट यानी जो डिसाइडेड थे, जो हमारा बलोचिस्तान है, जो हमारी सरहद है यानी KPK है, और हमारा सिंध है, यहाँ तो ये तो साइड पे है ना, ये सारे मुसलमानों मतलब है कि मुस्लिम सूबे थे। लेकिन पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है। और बंगाल जो था, बंगाल के अंदर आपको पता है कि वहां पे बंगाल के कुछ इलाके इंडिया में भी अभी मौजूद हैं और कुछ बांग्लादेश के पास मौजूद हैं। तो ये जो मतलब तकसीम हुई है ये सिर्फ पंजाब और बंगाल की, बाकी तो सारा डिसाइडेड है जनाब वाला, आपकी बात जिस तरह रह रही है। तो पंजाब और बंगाल की जब तकसीम हो जाती है तो क्योंकि इंडिया तो ये चाहता नहीं है कि जनाब पाकिस्तान बने, इसलिए क्या हुआ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। और पाकिस्तान बना हुआ नया नया है, पाकिस्तान को बने हुए जनाब पाकिस्तान में बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम हो गया तो पाकिस्तान जाएगा जनाब कहाँ से, पाकिस्तान को डायरेक्ट रास्ता ही नहीं है, जमीनी रास्ता नहीं है पाकिस्तान का। जमीनी रास्ता है तो वो समंदर का रास्ता है, वो तो पानी वाला रास्ता हुआ, यानी आप जमीन के जरिए से ट्रेड नहीं कर सकते, वहां पर पहुंच नहीं सकते, किस में पहुंच। तो पाकिस्तान के उस साइड पे था, मतलब है कि इंडिया के मशरक साइड पे था, पाकिस्तान की जो मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेशन थी, अख्तियारात थे, हुकूमत थी, वो जहाँ बैठी हुई मगरब में। तो इसलिए ये जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यानी कि आपका जनाब वाला जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका जहाँ पे घर है वहां पर आपकी 2 एकड़ जमीन हो, लेकिन आपके घर से या आपके शहर से बाहर जो है आपको जो है 2 मुरब्बा जमीन मिली हुई है, तो फिर आप जहाँ पे रह रहे होंगे और वहां से जनाब आपका डेली अपने जमीनों पे जाना या अपने कारोबार इतना दूर होता है तो आपको जाना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। आप सोचेंगे यार मैं ये सेल करके ना अपने घर के साथ या इस तरह से मतलब आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। पाकिस्तान के लिए भी सेम ऐसे ही था कि हुकूमत मगरब में बैठी हुई है और जनाब डिस्टेंस जो है वो आपको पता है कि जो फासला होता है वो बहुत बड़ा होता है, और फासला जो होता है वो जनाब वाला नहीं पता कि जनाब वहाँ पे कंट्रोल है या नहीं है। हुकूमत जब जिस जगह हुकूमत मौजूद होती है उनको प्रॉब्लम का पता होता है। ये एक बड़ा इशू था डिस्टेंस का। आई थिंक आपको डिस्टेंस के बारे में, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बारे में पता चल गया। नंबर नेक्स्ट है लैंग्वेज इशू। सर जी जी, अगर जियोग्राफिकली प्रॉब्लम था गवर्नमेंट बनने का तो गवर्नमेंट तो बंगाल में भी बन सकती थी तब। बंगाली प्लस पंजाबी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको ये सवाल जब मतलब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना फिर आपको इसकी समझ भी आ जाएगी, मैं आपको बताता हूँ फिर आखिर में। लैंग्वेज इशू क्या था? लैंग्वेज इशू ये था कि जनाब तादाद में पंजाबी कम थे, यानी जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पंजाबी रह रहे हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां बंगाली रह रहे हैं। दोनों की जो तादाद है, तादाद में ज्यादा कौन है? बंगाली। वो कहते हैं कि जनाब ये जो पंजाबी है ना ये हमारा हक खा है,
کون کہتے تھے؟ بنگالی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے جو لینگویج رکھی ہوئی ہے وہ ہماری پنجابی جناب اردو زبان ہوئی، مطلب قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے، تو وہ جناب انہوں نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ اردو رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک ہمارے ساتھ زیادتی کر ہے. تو لینگویج ایشو کے اوپر بھی مطلب بڑی وہ مطلب پاکستان کے ساتھ جو ہے ویسٹ پاکستان کے ساتھ بڑے ناراض تھے. نمبر 3 ڈیموکریٹک رائٹ. ڈیموکریٹک کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت، جمہوری حقوق کا نہ ملنا. کیونکہ جناب جمہوری حقوق کیسے نہ مل رہے تھے؟ جیسے پاکستان جو ہے وہ کہاں بنا ہوا ہے؟ یہ درمیان میں جناب کون موجود ہے؟ انڈیا موجود ہے. اس سائڈ پہ جناب پاکستان ہے اور اس سائڈ پہ بھی پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جناب حکومت کہاں بیٹھی ہو؟ حکومت بیٹھی ہو یہاں پہ. حکومت کہاں پر ہے؟ حکومت پاکستان کی یہاں پر ہے. تو یہ والے جو تھے ان کا کوئی بھی مطلب نمائندہ ایسا نہیں تھا جو کہ ادھر مطلب حکومت کا نمائندہ ہو. تو جمہوریت کا بھی مطلب وہ کہتے تھے کہ جناب ہم جب آبادی میں بھی زیادہ ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی ہمارا رائٹ کھا رہے ہیں. یعنی اندر سے بنگالیوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے. کس کے ساتھ؟ مغربی پاکستان کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے کتابیں دیکھی ہیں، کافی ساری کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی ہے نا، یہ ایکچولی یہ ہماری جو حکومت تھی اس وقت، ہمارے جو مطلب ہے یہاں پہ جو مغربی پاکستان کی حکومت تھی، ان کی نہ لی ہے. انہوں نے ان کو رائٹ ہی نہیں دیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی اگر آپ کو مطلب ہے کہ کالج کے اندر جناب آپ ٹیچر مطلب آپ کو اچھا نہ پڑھا ہے، آپ کو اچھا نہ جانے، آپ کو ڈیلی بیسک کرے، تو آپ سوچیں گے کہ یار مجھے چھوڑ جانا چاہیے، مجھے کسی اور کالج میں جانا. ایسا ہوگا؟ اسی طرح جناب ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کو کوئی بھی نمائندگی نہیں دی گئی حکومت میں. جب ایک بندہ مطلب تعداد میں زیادہ ہے تو اس کو چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. نیکسٹ انڈین. اور یہ بھی تھا کہ ڈیموکریٹک کے اندر حکومت کے اندر مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو لوگ موجود تھے، پنجابی لوگ جو موجود تھے، وہ 99% حکومت ان کی تھی. 1% وہ کوئی نہ کوئی بندہ مطلب بیٹھا ہوا ہے، ادروائز 99% جو ہے ادھر ہے. اور بنگال کا صوبہ تھا، اس کے اوپر جو مطلب حکمران تھا وہ بھی ادھر کا پنجابی تھا. ٹھیک. نیکسٹ ہے انڈین انوالومنٹ. انڈین انوالومنٹ جو ہے یہ بہت بڑی انوالومنٹ تھی جناب. یعنی کہ انڈیا کی جو آرمی تھی اور انڈیا کی جو ایجنسی تھی، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا بھی چاہتا نہیں تھا کہ پاکستان بنے. تو اس لیے جناب ان کی شروع سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو جناب کسی طرح توڑا جائے. یعنی انڈیا شروع سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان مشرقی اور مغربی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جناب سر میں درد پڑ جائے گا کہ دشمن جناب سجے بھی دشمن ہے، کھبے بھی دشمن ہے، تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہوگا. ایک بندہ بندوق لے کے سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نا، پیچھے تو نہیں دے سکتا نا. جب دشمن دونوں سائڈ پہ موجود ہے پھر خطرہ بڑھ جائے گا. اگر میں کہتا ہوں کہ جس طرح اب پاکستان سٹرانگ ہے، اب اگر بنگلہ دیش ہمارا حصہ ہوتا تو اس وقت یہ کشمیر وغیرہ یہ سارے جتنے جو نہ کرتے یہ ساری ریاست پاکستان کے پاس آ چکے تھے، کیونکہ پاکستان اب ہر طرف سے مضبوط ہوتا. اس وقت پاکستان کا کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. ساتھ کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے پاس کوئی پاورفل مطلب ہے انتظامی بندہ یا اس طرح کا مہارت رکھنے والا جو کہ لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، وہ لیڈر نہیں تھا پاکستان کے پاس. یہ شروع میں سمجھ لیں کہ پاکستان جو تھا وہ دعا خیر پہ چلتا رہا. ٹھیک ہے. خیر مسائل تو ابھی ہیں لیکن اب اتنے زیادہ نہیں. تو جناب انڈین انوالومنٹ جو تھی، یہ انڈیا مطلب ہے کہ جو انڈیا کی بنگلہ دیش کی بنگال کے اندر نا ایک آرمی تھی جس کا نام تھا بنگال لبریشن آرمی. BLA کا مطلب کیا ہے؟ بنگال لبریشن آرمی. اس پوائنٹ کو آپ کٹھا لکھیے گا. بنگال لبریشن آرمی کیا ہے کہ جناب والا جو انڈیا تھا نا، انڈیا مطلب انڈین جو تھا مطلب جو تھی کیا کرتی تھی؟ جناب اس کی مدد کرتی تھی BLA، ان کو تربیت دیتی تھی، ان کے اوپر فنڈنگ کرتی تھی. تو یہ ساری مطلب ہے سمجھ لیں کہ جو تھی اس کے اندر انوالومنٹ تھی اور یہ تربیت دیتی تھی. کس کو تربیت دی جاتی تھی؟ تو یہ جناب نے نا اس کی بہت زیادہ مطلب ہے سمجھ لیں